श्रेया अथर्व को धमकी दे चुकी थी कि अगर उससे शादी करनी है तो अपनी माँ को और उसकी माँ को मोनू की कंडीशन के बारे में सब सच बताना होगा। इससे पहले कि अथर्व अपनी बात क्या रखता साला हाथ पैर पकड़कर गिड़गिड़ाता। श्रेया को उसके पीछे सुनीता आंटी खड़ी दिख गई। श्रेया की नजर देखकर अथर्व ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। फिर जैसा कि लड़के अपनी माँ की डांट से बचने के लिए करते हैं, अथर्व ने भी वही काउंटर अटैक कर दिया। क्या मम्मी, अभी आप तो मिलकर गई थी ना, थोड़ी देर हमें भी बात कर लेने दो। पर ये कोई आम मम्मी नहीं थी, ये सुनीता आंटी थी। इन्हें काउंटर अटैक पर भी काउंटर करना आता था। बोल्टा चिल्ला दी, चल मुझे ज्ञान मत दे। वो कलूटी सी नर्स जो है वो बोली थी कि 2 लोग एक बार में रह सकते हैं, और अभी तेरा ब्याह नहीं हो गया जो तुझे अपनी लुगाई से कमरे में मिलने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, समझा? मम्मी अब आप कुछ भी बोल रही हो। तुझसे तो मैं बोलना ही नहीं चाहती, मैं तो अपनी बहू से बात करने आई हूँ। तू जा बाहर, निकल। अथर्व पिटे हुए सुअर जैसा मुंह बनाकर श्रेया की तरफ देखने लगा। श्रेया हंसती। अथर्व बड़ी मुश्किल से एहसान करते हुए हटा। फिर उसे याद आया कि श्रेया ने कैसे उसकी और पार्थिव की बातें सुन ली थी। सेम फॉर्मूला लगाने के लिए अथर्व ने अपने फोन से मुझे कॉल मिलाई और स्क्रीन लॉक करके श्रेया की बेड पर रख दी। मैं अपने घर पर वॉशिंग मशीन के पास खड़ा ऐसी किसी भी जासूसी के लिए रेडी नहीं था। इनफैक्ट अथर्व का कॉल देखकर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं फोन उठाते ही चिल्लाया, क्या है भोसड़ी के, हर अपडेट तुरंत देनी जरूरी। दूसरी तरफ से अथर्व तो नहीं पर कुछ लेडीज की आवाज आ रही थी। मैंने वो दोनों आवाजें क्लियर पहचानी। आफ्टर ऑल सुनीता आंटी की तो टोन भी बिल्कुल अलग थी और श्रेया की आवाज मैं दूर से ही पहचान सकता था। मैं तो पहले ही कहती थी, तू ही नहीं मानती। हाँ आंटी, अब मानूंगी, आई प्रॉमिस। अगर मानना ही है तो सबसे पहले मुझे मम्मी कहना शुरू कर। क्या तू आंटी आंटी कहती रहती है? पार्थिव भी इसके पापा को तो पापा कहेगा, पर मुझे आंटी कहता है, बेवकूफ। आंटी, ये दोनों कब से फ्रेंड्स हैं? चल, ये भी कोई पूछने की बात है? दोनों तुझे 10 बार बता चुके होंगे। यूं समझ ले कि एक ही पल्ले में झूले हैं। तो ये फालतू बातें छोड़ और मुझे सही सही बता कि तू अब कैसा महसूस कर रही है? बेटर हूँ मम्मी जी, बहुत बेटर हूँ। ये क्या चुभ रहा है? इसके बाद मुझे कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। मैं कान लगाए बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। मैंने वॉल्यूम भी फुल कर ली। अचानक आवाज आई, पार्थिव, कहाँ है तू? और ये फोन क्यों छुपा के गया है यहाँ? आंटी इतनी तेज बोली कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। वो मैंने थोड़ी रखा आंटी, अथर्व से पूछो। तू है कहाँ, पहले ये बता। वैसे तो बड़ा सगा बनता है, अब तेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई है तो गायब है। ओ बेवकूफ, भाभी माँ समान होती है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अगर मेरे मुंह में पानी होता तो अभी के अभी वॉशिंग मशीन पर निकल जाता। आंटी मैं घर आया था, बहुत जरूरी काम था। सब पता है मुझे तेरी जरूरी काम। वो जो छोकरी आई थी बाहर, उसी को घर लेके गया है ना? तेरी मम्मी और तू, पापा सब यही हैं। और तू अपने बीमार बाप की बीमारी का फायदा उठा के उस लड़की को घर ले गया। आंटी का सही सीन था यार। एक बार बोलना शुरू करें तो फिर चुप ही नहीं होती थी। इतना सारा सच भला कोई भूलता है क्या? अरे नहीं आंटी, आप गलत समझ रहे हो। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। अगर तू अभी 10 मिनट में नहीं आया ना तो मैं बताऊंगी फिर तुझे। तभी मुझे अथर्व की आवाज आई, मम्मी अब बहुत तेज चिल्ला रही हो। नर्स दीदी मना करके गई थी कि श्रेया के आसपास चिल्लाना नहीं है। अब इधर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्रेया ये सुनते ही मुस्कुराने लगी। अथर्व ने आंटी के हाथ से फोन ले लिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 1 मिनट बाद ही मेरे पास मैसेज आया कि मुझे लिख के भेज इन दोनों के बीच क्या बात हुई। मैं भी कम पापी नहीं था, मेरे हाथ हल्के गीले थे। मैंने उसे वॉइस नोट भेज दिया। मेरे हाथ गीले हैं चूतिए। तेरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच कैजुअल बात ही हो रही थी, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 10 मिनट में वहां पहुंचने के लिए कहा है। ओवर एंड आउट। मैसेज जैसे ही सेंड हुआ, मैं खुद ही अपनी कोडिंग सोचकर हंसने लगा। यार, अगर श्रेया इज इक्वल टू हाई कोर्ट और आंटी इज इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट तो पापा बेचारे क्या हुए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या मैं भी चार्टेड अकाउंटेंसी छोड़कर ये वकीलों की तरह बात करने लगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं। नॉलेज नहीं होगी झाड़ पर,
और ज्ञान दूंगा रात भर। अपने साथ बातें करने में मुझे रिसेंटली मजा आने लगा था। सडनली मुझे कुछ सूझा। ओ बहनचो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जल्दी से हाथ पोंछे, फिर मोबाइल गैलरी में वो फोटो खोली जो हमने राधिका के घर पर खींची थी। उन्हीं में से एक फोटो मैप की थी। इस मैप में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने राधिका वाले मैप की मार्किंग जूम किया और फिर उसी लोकेशन पर गूगल मैप खोला। जो रिजल्ट सामने आया वो देख मेरे बम्स की 4 टुकड़े होते होते रह गए। शिट, ओह शिट। मैंने तुरंत अथर्व को कॉल मिलाया। बस 5 मिनट रुक, अभी कॉल करता हूँ। भोसड़ी के पार्लियामेंट, राधिका की मार्किंग में पार्लियामेंट हाउस है। अथर्व की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। 2 सेकंड बाद उसने फोन काट दिया। मुझे भी अपनी अकल पर तरस आया। ये सब बातें फोन पे करने वाली थोड़ी होती हैं। हमारे बॉस ने हमें सबसे बड़ा सबक तो यही सिखाया था। मैं ओवर एक्साइटेड हो गया। मैं तुरंत अपने रूम में आया तो देखा मोनू उठ चुकी थी और मेरी 4 बार पहनी हुई टी शर्ट खुद पहने बैठी थी। टी शर्ट के अंदर से भी उसके ग्रेव्स बाहर झांक रहे थे। मेरे कपड़े पता नहीं कहाँ चले गए, इसलिए मैंने ये पहन ली। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं, मैं लौटा दूंगी। मेरे कपड़े दे दे, मैं तेरी टी शर्ट वापस कर दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हारे कपड़े छुपाए नहीं है। तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में 30 मिनट में तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा जी, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मतलब? अभी बोला ना तूने कि फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेकेंड ऑफ ऑल की है। वेरी स्मार्ट इंडीड। सेकेंड ऑफ ऑल, आई डोंट वांट दिस टी शर्ट। मैं वैसे भी रिटायर करने वाला था। तुम इसे पहनने रहना। ओहो, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? मैं कोई छोटी कास्ट से? शट अप, उसकी बात नहीं है। मैं वो सब नहीं मानता। फिर की प्रॉब्लम है? वो मैंने टी शर्ट से स्लोगन की तरफ इशारा किया। सेंटर से टी शर्ट की शेप खराब हो गई ना। अब मैं भी पहनूंगा तो ऐसी फूली फूली। मैं बेवकूफ उसे हाथ से करके दिखाने लगा कि टी शर्ट कैसे फूल जाएगी। मोनू खोल के हंसी। प्लीज, मेरा बाप गब्बर सिंह अभी घर पर ही है। प्लीज धीरे। अच्छा जी, तेरे प्यो गब्बर सिंह है? मोनू कंफर्टेबल हो गई थी। उसकी सुंदर सी हंसी देखकर मेरे फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर क्या, जैसे तूने टी शर्ट की शेप बिगाड़ी वैसे मेरा बाप मेरी शेप बिगाड़ देता। अब वो फिर हंसी दबाने लगी। तू बातें बड़ी अच्छी करता है। थैंक यू। अभी तुम भी अच्छी बातें करो और चुपचाप सो जाओ। मुझे कहीं अर्जेंट जाना है तो मैं इस रूम को बाहर से लॉक करके जाऊंगा। ओहो, नहीं, प्लीज इतना ना करना। क्या हुआ? मैनू भूख लगी है, तभी तो मेरी नींद खुली। वो ऐसे बिल्ली के बच्चे जैसी मुंह बना के बोली कि मुझे प्यार आ गया, लेकिन 1 सेकंड बाद ही उस प्यार को जिम्मेदारी ने एक लात मारी और याद दिलाया कि बेटा, लड़की प्रेग्नेंट है। इसके पेट में मेरा भतीजा पलने वाला है। इनकी भूख का इंतजाम तो करना पड़ेगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे बाप के घर में रहते हुए भी मैं बिना टोका टाकी के आराम से घर में घूम रहा था। घूमना तो बहुत बड़ी बात, मैं किचन में खड़ा सैंडविच बना रहा था। यही अपने आप में नोबल विनिंग बात थी, क्योंकि कैंसर से पीड़ित मेरा बाप अगर मुझे गलती से भी किचन में देख लेता तो ऐसे गंदे गंदे ताने मारता कि एनिमल का संदीप रेड्डी भी शर्मा जाए। मैं अभी ब्रेड पर चीज लगा ही रहा था कि घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी। मैं सब काम छोड़कर बाहर आया तो मैंने देखा अतर पापा की गाड़ी चलाता हुआ आया था। मैंने बिना आवाज किए जल्दी से गेट खोला। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इस धरती पर क्या कर रहा है साले? हाँ, तुझे तो अब तक स्वर्ग में होना चाहिए था। ओवर एक्टिंग मत कर, सीधे से बता हुआ क्या है? तू क्यों आया यहाँ? आंटी तो मुझे वहां आने के लिए कह रही थी। अबे मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे पास वो आया। अतर वैसे फुसफुसा के बोला कि मेरी बिना बात के फटने लगी। ओ कौन? अबे वही गुड़गांव वाला कबीर। वो तो अंडरग्राउंड था, हॉस्पिटल में कैसे आ गया? तभी मेरे बाप का रूम खुला और वहां से कबीर निकला। हॉस्पिटल छोड़, तू ये सोचता रहे कि मैं यहाँ कैसे आया।